नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोण और इसमें हम पढ़ेंगे राजनीति का उदारवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, उदारवाद दृष्टिकोण की आलोचना, मार्क्सवादी दृष्टिकोण की आलोचना और निष्कर्ष। अगर आप एसवाईएल के स्टूडेंट हैं या एनसी वेब के हैं या रेगुलर स्टूडेंट हैं, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है और इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है जिसमें हमने पढ़ा है कि राजनीति क्या है और राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोण हम सेकंड वीडियो में पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजनीति का उदारवादी दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत राजनीति को परस्पर विरोधी हितों के सामंजस्य का साधन माना जाता है। मतलब पॉलिटिक्स क्या है, दो परस्पर विरोधी अगर हित हैं तो उनके सामंजस्य का साधन माना जाता है, उनकी समस्या को सॉल्व करने का साधन राजनीति को माना जाता है। उदारवाद को मानने वाले प्रमुख विचारक कौन हैं? जॉन लॉक, बेंथम, जे.एस. मिल, लास्की। ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि इसके विचारक कौन कौन है। जॉन लॉक, बेंथम, जे.एस. मिल, लास्की। ठीक है। उदारवाद का आरंभ कब हुआ? 17वीं शताब्दी के आसपास यूरोप में हुआ। उदारवाद का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में उन विचारों को बढ़ावा देना था जो पूंजीवाद की स्थापना में सहायक सिद्ध हुए। उदारवादी दृष्टिकोण मोस्टली जो है पूंजीवाद पर ही बल देता है। ये पूंजीवाद पर बल देता है। हर जो इसका संबंध है वो पूंजीवाद से ही है। पूंजीवाद और व्यक्तिवाद पर बल देता है उदारवादी सिद्धांत। प्रारंभिक उदारवाद में व्यक्ति को संपूर्ण सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु मानकर व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया गया है। जो उदारवादी सिद्धांत है वो कहता है कि हमें लिबरल होकर, स्वतंत्र होकर जो है पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहिए और व्यक्तिवाद को बढ़ावा देना चाहिए। व्यक्ति को जो है केंद्र बिंदु माना है इसने। समकालीन उदारवाद में व्यक्तिवाद की जगह बहुलवाद को महत्व दिया गया है, परंतु केंद्र बिंदु फिर भी जो है व्यक्ति है। मतलब एक व्यक्ति की जगह बहुलवाद को भी इन्होंने महत्व दिया है, बट केंद्र बिंदु कौन है? व्यक्ति ही है। सार्वजनिक भलाई के लिए समाज में प्रतिस्पर्धा को ये आवश्यक मानते हैं। ये मानते हैं, इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि ये पूंजीवाद पर बल देते हैं, व्यक्तिवाद पर बल देते हैं और प्रतिस्पर्धा। अगर समाज की भलाई चाहिए तो प्रतिस्पर्धा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। इसका अगला पॉइंट है कि अधिकतम उत्पादन के लिए आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा आवश्यक है। अगर हमें अत्यधिक उत्पादन करना है तो आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा आवश्यक है, कंपटीशन ज़रूरी है। व्यक्ति के हित की पूर्ति को अंतिम उद्देश्य मानता है। ये कहता है व्यक्ति का हित पूरा हो। व्यक्तिवाद पे बल दिया इसने, तो व्यक्ति के हित की पूर्ति को यह अंतिम उद्देश्य मानता है। राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करने की बात करता है कि राज्य को ये सीमित करता है और व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानता है। व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है ताकि व्यक्ति क्या करे? प्रतिस्पर्धा कर सके और अपना विकास कर सके। कल्याणकारी राज्य संभव है, बट अब 20वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था ये, बट 20वीं शताब्दी में इसमें जो है कुछ इन्होंने विचारों में और इनमें लिबरल आया है, स्वतंत्रता आई है। इन्होंने बोला है कि उदारवाद के दृष्टिकोण में थोड़ा परिवर्तन आया। अब यह राज्य को जन कल्याण का माध्यम मानने लग गए हैं, मानते हैं। इसमें राज्य को आर्थिक क्षेत्र में व्यापक अधिकार दिए गए हैं। पहले ये उदारवादी जो विचारधारा के लोग थे ये बिल्कुल भी राज्य को नहीं मानते थे। ये कहते थे कि व्यक्ति को ही महत्वपूर्ण होना चाहिए और राज्य की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। बट जैसे जैसे 20वीं शताब्दी आई है तो इनका विचार में चेंज आया है और इन्होंने जो है राज्य को भी अधिकार प्रदान करे हैं और जिससे सामान्य लोगों का आर्थिक कल्याण हो सके, जिससे सामान्य लोगों का भी आर्थिक कल्याण हो सके। इस की आलोचना क्या है? उदारवाद की आलोचना क्या है कि उदारवाद ने हमेशा व्यक्ति और समाज को अलग थलग माना। मतलब समाज को अलग माना और व्यक्ति को अलग माना और व्यक्ति की आवश्यकताओं को अलग माना। खुली प्रतियोगिता शक्तिशाली हितों की रक्षा करती है। अगर खुली प्रतियोगिता होती है, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन होता है, तो उसमें सिर्फ शक्तिशाली लोग ही जो है अपना उत्तरदायित्व रखते हैं और वही शक्तिशाली लोग ही अपना हितों की रक्षा करते हैं। समाज में दुर्बल वर्गों का कल्याण संभव नहीं है। अगर हम पूरी कंपटीशन करेंगे तो उसमें जो है समाज के दुर्बल वर्ग हैं, उनका कल्याण इसमें संभव नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। उदारवाद लोकतंत्र व पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करती है। सही बात है, क्योंकि उदारवाद क्या जोर देता है? पूंजीपति पर जोर देता है, स्वतंत्रता पर जोर देता है और इसके साथ साथ जो है राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित कर देता है। तो ये जो है लोकतंत्र और पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करती है, ये सामान्य लोगों की रक्षा नहीं करती है, इसलिए यह उदारवाद की आलोचना है। अब स्टार्ट करते हैं इसका मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण इसके विपरीत है, जहां वो पूंजीवाद पर जोर देता है, व्यक्तिवाद पर जोर देता है, केंद्र बिंदु व्यक्ति को मानता है, राज्य को बिल्कुल नकारता है उदारवाद। उसी तरह मार्क्सवादी इसके विपरीत है। मार्क्सवादी गरीब लोगों के से संबंधित है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत
राजनीति को वर्ग संघर्ष का क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, राजनीति को क्या माना गया? वर्ग संघर्ष का क्षेत्र माना गया है, क्योंकि ये मानते हैं कि राजनीति जो है वर्ग संघर्ष को उत्पन्न करती है, अमीर और गरीब के बीच एक अंतर को उत्पन्न करती है। इसके प्रमुख विचारक कौन है? मार्क्स, लेनिन, माओ। प्रगति का साधन क्रांति मानते हैं। ये कहते हैं अगर हमें प्रगति करनी है, विकास करना है, तो उसका साधन प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्रांति करना पड़ेगा हमें। और समानता इनका मूल उद्देश्य है। जहाँ जो है उदारवाद का मूल उद्देश्य क्या है कि पूंजीवाद को बढ़ावा देना, वही इनका समानता जो है मूल उद्देश्य है। मार्क्सवाद का आरंभ 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ, जब मुक्त बाजार व्यवस्था पर पूंजीवाद अपने पूरे उत्कर्ष पर था। जब मुक्त बाजार व्यवस्था पर पूंजीवाद अपने पूरे उत्कर्ष पर था, नया पूंजीपति वर्ग विशाल धन संपदा, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था, परंतु नए कामगार वर्गों की दशा बहुत खराब थी। ये मेन जो है मार्क्सवादी दृष्टिकोण वर्ग संघर्ष पर जोर देता है कि अगर अमीर को हमें गरीबों को अधिकार चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा। और ये तब स्टार्ट हुआ जब पूंजीवाद बहुत चरम सीमा पर पहुंच गया था और पूंजीपति लोग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि नए वर्गों की दशा बहुत ख़राब हो गई थी, जो गरीब वर्ग थे। तो इसलिए जो है मार्क्सवादी दृष्टिकोण उभर कर आया। उस समय कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने संपूर्ण इतिहास का विश्लेषण करके यह विचार सामने रखा कि निजी संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर समाज हमेशा धनवान और निर्धन वर्गों में बटा रहा है। यह समाज को कैसे देखते हैं? एक धनवान वर्ग और निर्धन वर्ग। संपत्ति के आधार पर दो समाज बटे रहते हैं, एक धनवान वर्ग और एक निर्धन वर्ग। ठीक है, धनवान वर्ग प्रभुत्वशाली वर्ग रहा है तथा निर्धन वर्ग पराधीन रहा है। जहाँ धनवान वर्गों के पास बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, वही निर्धन वर्ग क्या रहा है? उनके गुलाम रहे हैं और दोनों के हित परस्पर विरोधी रहे हैं, एक दूसरे से विरोधी रहे हैं। अतः मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को महत्व दिया कि हमें वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी। और यह विचार रखा कि इस संघर्ष में कामगार वर्ग को संगठित होकर पूंजीवाद का अंत करना होगा। मतलब जितने भी कामगार वर्ग हैं उनको क्या होगा? संगठित होकर पूंजीवाद का अंत करना होगा। अंततः एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने होगी जिससे शोषण ना हो सके। ठीक है, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करनी होगी जिससे कोई भी शोषण ना हो। मतलब ये एक तरह से पूरी तरह से कि उसको समर्पित विचारधारा, मजदूरों को समर्पित विचारधारा है, जो पिछड़े लोग हैं उनको समर्पित विचारधारा है कि वो अपना विकास कैसे करें। इसलिए ये पूंजीवाद का पूरी तरह से विरोध करते हैं। इसमें कह रहा है कि भौतिक परिस्थितियाँ ही राजनीति का आधार होती हैं, क्योंकि भौतिक परिस्थितियों से तात्पर्य क्या है? उत्पादन के साधन। उसने स्पष्ट किया कि आदि युग में विद्यमान साम्यवाद में राजनीति और राज्य का अभाव था। पुराने युग में क्या था कि साम्यवाद में राजनीति और राज्य का अभाव था, कोई राज्य नहीं था, राजनीति नहीं थी, और उस काल में उत्पादन के साधन अत्यंत सरल थे, किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं था। किंतु जब राजनीति का जन्म हुआ तो मार्क्स कहता है कि भौतिक परिस्थितियाँ ही राजनीति का स्वरूप निर्धारण करती है। मतलब अगर भौतिक परिस्थितियाँ, उत्पादन के साधन है, उसने जो है राजनीति को और बढ़ावा दिया है, और जो है यही जो है राजनीति का आधार है। राजनीति वर्ग संघर्ष का अध्ययन है। राजनीति क्या है? वर्ग संघर्ष, पूंजीपति और गरीब लोगों के बीच वर्ग संघर्ष का अध्ययन है। मार्क्स की दृष्टि में राजनीति का उदय तब होता है जब समाज में दो विरोधी वर्गों का विकास होता है। राजनीति का उदय कब हुआ? जब दो विरोधी वर्गों का विकास हुआ, क्योंकि विरोधी वर्गों में संघर्ष बढ़ता है। विरोधी वर्गों में क्या होता है? संघर्ष बढ़ता है, और इस संघर्ष के अध्ययन को ही राजनीति कहा जाता है। संघर्ष बढ़ता है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? राजनीति कहा जाता है। सभी राजनीति वर्ग संघर्ष होते हैं। ठीक है, जितनी भी राजनीति है वो वर्ग संघर्ष जन्म लेती है। मतलब पूंजीपति और गरीब वर्गों के बीच एक संघर्ष चलता है कि किस प्रकार आगे बढ़ा जाए। पूंजीवाद समाज में राजनीतिक आर्थिक शोषण का साधन होती है। पूंजीवाद क्या है? समाज में राजनीतिक और आर्थिक शोषण का साधन है, जो गरीब लोगों का, मजदूरों का शोषण करती है। राजनीति क्या है? राजनीति तथा वर्ग विहीन समाज पर जोर देता है। जो मार्क्स क्या कहता है कि हमें कैसा समाज चाहिए जिसमें राजनीति ना हो और वर्ग विहीन समाज हो। बट मार्क्सवाद की भी कुछ आलोचना है। इसमें इन्होंने व्यक्ति का अस्तित्व समाज के अस्तित्व में विलीन कर दिया है। ये मानते हैं कि व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता, समाज के अस्तित्व में ही उसका अस्तित्व है। तो ये जो है गलत धारणा है, क्योंकि व्यक्ति भी एक स्वतंत्र इकाई है, वो कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार भी करना चाहता है। भौतिक परिस्थितियाँ ही राजनीति का आधार नहीं होती। सिर्फ उत्पादन के आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि यह राजनीति को निर्धारित करती हैं। राजनीति वर्ग संघर्ष का अध्ययन मात्र नहीं है। राजनीति में हम केवल ये नहीं पढ़ते
कि इसमें अमीर लोग और गरीब लोग हैं और अमीर लोग गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं, यह नहीं पढ़ते। इसके अलावा हम पढ़ते हैं शासन व्यवस्था कैसे चल रही है, सरकार कैसे कार्य कर रही है, यह भी जो है राजनीति में पढ़ा जाता है। सभी राजनीति वर्ग संघर्ष नहीं होते, ठीक है। जितनी भी राजनीति है वो वर्ग संघर्ष नहीं होते, उसमें अमीर गरीब का अंतर ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। राजनीति एक नए समाज की स्थापना का माध्यम नहीं बन सकी। राजनीति ने जो है एक नया समाज स्थापित नहीं किया, जिसमें बोलेंगे कि सिर्फ उन्होंने मजदूरों को ही बढ़ावा दिया। पूंजीवाद समाज में श्रमिकों की आर्थिक दिशा सुधरी है। इन्होंने जो है मार्क्सवादियों ने पूंजीवाद की आलोचना करी है, बट पूंजीवादी अवस्था में जो है इनकी श्रमिकों की दशा सुधरी है, क्योंकि उन्हें रोजगार प्राप्त हुआ यहीं से। संघर्ष का विषय क्या है कि उदारवाद और मार्क्सवाद दोनों के अनुसार संपूर्ण राजनीति मतभेद और संघर्ष जन्म लेते हैं। संपूर्ण राजनीति जो है मतभेद या संघर्ष जन्म लेते हैं, परंतु संघर्ष के विषय के बारे में दोनों के दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हैं। मतलब कोई जो है राजनीति में जो है मतभेद संघर्ष जन्म तो लेते हैं, बट इनके जो है मत दोनों के भिन्न भिन्न हैं। उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार संघर्ष का विषय सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक इत्यादि कुछ भी हो सकते हैं। ये किसी को भी जो है मान सकते हैं। क्या मानते हैं उदारवादी? सामाजिक भी हो सकता है, आर्थिक, वैचारिक, कुछ भी हो सकता मुद्दा, बट और वह समान रूप से महत्वपूर्ण है। परंतु मार्क्सवाद के अनुसार संघर्ष का मुद्दा केवल आर्थिक है, कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है ना, उसको ही ये मेन मुद्दा मानते हैं मार्क्सवादी। तो ये संघर्ष का विषय है। उदारवाद जहाँ पूंजीवाद पर बल देता है और सामाजिक, आर्थिक, सब वैचारिक सभी मुद्दों को मानता है, बट मार्क्सवाद सिर्फ आर्थिक मतभेद को ही मानता है, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? जैसा कि हम जानते हैं कि हमने उदारवादी, मार्क्सवादी दोनों ही दृष्टिकोणों का अध्ययन किया और उसकी आलोचना इस उत्तर में की है। उदारवादी दृष्टिकोण जहाँ ऐसे समाज के लिए उपयुक्त है जिसमें संपदा, सम्मान, शक्ति की भारी विषमताएं नहीं हो, मतलब लोग जो इक्वल उनके पास हो, इक्वल संपत्ति हो, और समाज के सब सदस्य करीब करीब बराबरी के स्तर पर लेन देन करने में समर्थ हो, कि सबके पास एक जैसी संपत्ति हो, एक जैसा उत्तरदायित्व हो, जिससे वो लेन देन करने में समर्थ हो। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के लिए वह समाज उपयुक्त है जहाँ प्रभुत्वशाली और पराधीन वर्ग में राज्य बटा हुआ है। एक साइड मार्क्सवादी किन देशों के लिए उपयुक्त है? जहाँ पर जो है प्रभुत्वशाली एक वर्ग हो और दूसरा जो है पराधीन वर्ग हो, जो उसके अधीन हो। जहाँ पराधीन वर्ग के पास अपनी दुर्दशा से उभरने का कोई शांतिपूर्ण रास्ता न रह गया हो। जहाँ पर जो पराधीन है, जो उनके अधीन रह रहे हैं अमीर लोगों के, उनके पास कोई भी शांतिपूर्ण तरीके से उभरने का रास्ता ना रह गया हो, ठीक है। अंत में निष्कर्ष निकलता है कि दोनों ही दृष्टिकोण अपने में सर्वोपरि हैं तथा दोनों में कुछ आलोचनाएं निहित हैं। समाज के अनुसार दोनों ही दृष्टिकोण उचित हो सकते हैं और यह भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। समाजवाद और मार्क्सवाद दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बट एक जो पूंजीवाद का समर्थन करता है और दूसरा मार्क्सवादी जो है मजदूरों का समर्थन करता है। दोनों ही महत्वपूर्ण है, बट दोनों में कुछ ना कुछ त्रुटियाँ हैं। तो इसलिए हमारा निष्कर्ष ये निकलता है कि दोनों ही दृष्टिकोण उचित है और दोनों ही सर्वोपरि हैं। इनका अपना अपना महत्व है, अलग अलग जगह पर अपना अपना महत्व है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत ही मेहनत लगती है 10-12 बुक से इकट्ठा मटेरियल करना, फिर उसे बनाना, इट्स वेरी टफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और थैंक यू सो मच।